हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। आज मैं फिर से करंट इलेक्ट्रिसिटी की एक और लेक्चर वीडियो में लेकर आया हूँ। लास्ट लेक्चर में हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं करंट और ड्रिफ्ट करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कवर कर चुके हैं। आज हम उससे आगे के टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी लेक्चर वीडियो को। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ओम्स लॉ। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्ब्स लॉ जो था वो बहुत बेसिक लॉ हो गया उस चैप्टर्स के लिए या उस यूनिट के लिए, वैसे ही जब करंट मोशन में होता है तो उसके लिए सबसे बेसिक लॉ होता है हमारा ओम्स लॉ। तो स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ से। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड सेम फिजिकल कंडीशन द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। क्या कहता है कि अगर कोई कंडक्टर है उसके अंदर अगर हम करंट फ्लो कराते हैं और टेम्परेचर और जो भी फिजिकल कंडीशन है उसको अगर कांस्टेंट मानते हैं तो वो जो करंट होता है और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो एक दूसरे के क्या रहेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे। तो इसको कुछ ऐसे समझते हैं हम, जैसे कि ये हमारे पास कंडक्टर के लिए मैंने यहाँ पे एक बल्ब ले लिया और ये एक बैटरी कनेक्ट कर दी। इसके अक्रॉस पोटेंशियल है V जो कि पैरेलल कनेक्ट होता है। अब जैसे इससे करंट फ्लो होगा I तो V और I एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। इट मींस V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा या I बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा और I कम होगा तो V भी कम होगा। जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है R। तो इसको अरेंज करके हम पढ़ लेते हैं, I आगे कर देते हैं R पीछे, तो V इक्वल्स टू I R। तो बेसिकली ये है हमारा ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट कि V जो है वो I R के बराबर है। अब यहाँ पे R क्या है, तो वेयर R क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस। तो यहाँ से एक टॉपिक हमारे पास आ गया है एक और नया कि रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। तो ओम्स लॉ समझ में आया। सिंपली क्या है, हमने यहाँ इस जो भी इस एक्सपेरिमेंट को किया है वहाँ पे टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट मान के रखा है और जैसे जैसे इसमें हम I करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका V भी बढ़ता जाएगा। दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ कैसे बनेगा V वर्सेस I का, सिंपल से आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों को, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कैसे बनेगा, ये इसका ग्राफ बन जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से एक नया टॉपिक हमें मिल गया, R क्या होता है, इट मींस रेजिस्टेंस क्या होता है। तो चलिए, रेजिस्टेंस बेसिकली होता है क्या है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेजिस्ट करना। तो किस चीज को रेजिस्ट करना, यहाँ पे रेजिस्ट ये करेगा फ्लो ऑफ करंट को, फ्लो ऑफ चार्ज। तो हमारे करंट कैरियर्स होते हैं उसको रेजिस्ट करता है। तो कौन रेजिस्ट करता है, तो ये होती है एक प्रॉपर्टी जो कि कंडक्टर टू कंडक्टर वेरी करती है, मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है। क्लियर। तो किसी भी कंडक्टर या मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो फ्लो ऑफ चार्ज को रेजिस्ट करे, रेजिस्ट का मतलब होता है रोकने की कोशिश करता है, उसके बीच में एक ऑब्स्टेकल देता है, उसे कहते हैं हम रेजिस्टेंस, राइट। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, ऑब्स्टेकल, जो कि क्या था अभी हमने पढ़ा था V इक्वल्स टू आई आर। तो R इक्वल्स टू क्या हो गया, P अपॉन में I, राइट। ये हो गया। अब इसकी SI यूनिट की अगर बात करें, ये क्या होता है, वोल्ट, नीचे होगी एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, जो कि इक्वल्स टू बन जाता है ओम के, क्योंकि ओम्स लॉ से इसका नाम क्या था, इंट्रोड्यूस हुआ था ये, तो ओम, और इसका सिंबल होता है ये। ठीक है, ये तो होगी इसकी SI यूनिट। अब बात करते हैं इसका जो सिंबल है जो सर्किट में यूज करते हैं वो हम ये यूज करते हैं। इट मींस ये कैसा है, एक ऑब्स्टेकल की तरह है, तो इसको एक ऑब्स्टेकल बनाया है, पीक फिर देन वैली की तरह, जैसे हमारे पास हिल्स होती हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या है, करंट जो यहाँ से जाएगा फ्लो चार्ज वो इससे क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। उस ऑब्स्टेकल को कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम रेजिस्टेंस। क्लियर। क्योंकि रेजिस्टेंस जो कि वेरी करता है, जैसे कि मैंने बताया कि कॉपर, अभी ये कॉपर है, इसको हम वायर के लिए यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस होता है लो। वहीं अगर हम बात करें नाइक्रोम की, तो नाइक्रोम एक एलॉय है जिसका यूज हम करते हैं हीटर के अंदर जो
फिलामेंट होता है, स्प्रिंग जो लगी होती है, बेसिकली कॉइलिंग जो की गई होती है, जो रेड हो जाती है, उसका रेजिस्टेंस होता है हाई। तो ये किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है राइट। तो इसकी प्रॉपर्टी है कि इसके पास लो रेजिस्टेंस है, इसकी प्रॉपर्टी से हाई रेजिस्टेंस है, इसीलिए हम इसको वायरिंग के लिए यूज करते हैं और इसको ऐसी जगह यूज करते हैं जहां पे हमें हीट चाहिए होती है, यानी टेम्परेचर हाई चाहिए होता है। ठीक है, तो ये आ गया रेजिस्टेंस। अब हम करते हैं इसको 1 ओम को डिफाइन। तो 1 ओम को कैसे करेंगे? जैसे कि अभी रेजिस्टेंस का हमने कॉन्सेप्ट बनाया था V अपॉन में I, तो ये हो जाएगा 1 वोल्ट और ये हो जाएगा 1 एम्पियर। तो ये कितना हो गया? 1 ओम। तो 1 ओम मतलब जब कोई कंडक्टर जिसके अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है उसके अंदर, और उसके दोनों एंड पे जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट होगा, तो इट मीन्स उसके पास कितना रेजिस्टेंस है? 1 ओम रेजिस्टेंस उसके पास कहलाएगा राइट। तो ये हो गया 1 ओम। जैसे कि हमने ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं, जब भी किसी भी क्वांटिटी को उसकी 1 यूनिट से डिफाइन करना हो तो उसके फॉर्मूले में, कॉन्सेप्ट में जितनी भी यूनिट है सबको उसकी 1 यूनिट से पुट कर दीजिए, तो आपको वहां पे उसकी 1 यूनिट से क्या मिल जाएगी? डेफिनेशन वहां पे मिल जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब है हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं राइट। तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर जो होता है वो होता है अपने पास लेंथ ऑफ कंडक्टर। क्लियर? लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर के साथ क्या होता है कि जब लेंथ बढ़ाएंगे, समझिए मान लीजिए ये एक कंडक्टर है ना, ये एक कंडक्टर हो गया, इसकी लेंथ ये है, और एक कंडक्टर ये है, इसकी लेंथ ये है। क्लियर? ये छोटा कंडक्टर है, ये लंबा कंडक्टर है ना, लेंथ है इसकी इससे ज्यादा है। अब इसके अंदर चार्ज कैरियर्स है, इट मींस है ना, चार्ज कैरियर और करंट कैरियर से, यानी चार्ज इसके अंदर भी चार्ज फ्लो हो रहा है। अब दोनों सेम मटेरियल के मान लेते हैं अभी, तो दोनों के पास क्या है? रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस इसको रेजिस्ट करेगा यहाँ तक, तो इसके जो चार्ज है इसको कुछ टाइम लगेगा यहाँ तक जाने में, जबकि इसमें जब रेजिस्टेंस जो होगा, इसकी प्रॉपर्टी जब इसको रेजिस्ट करेगी तो इसको इस एंड से इस एंड में जाने में ज्यादा टाइम लगेगा। क्लियर? यहाँ से यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको क्रॉस करने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो ज्यादा टाइम लगेगा मतलब इसके पास रेजिस्टेंस कैसा है? लेंथ बढ़ गई तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो इट मींस जो लेंथ के साथ रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है। लेंथ बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? हमारा बढ़ रहा है। लेंथ छोटी कर रहे हैं तो ऑब्स्टेकल जल्दी खत्म हो जा रहा है, जबकि लेंथ बढ़ाने पे ऑब्स्टेकल बहुत दूर तक ट्रैवल कर रहा है ना, और हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको ट्रैवल करने में टाइम लगेगा। तो फर्स्ट। अब सेकंड है अपना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इसको भी कुछ ऐसे समझते हैं, ये है पहला कंडक्टर, इसका कुछ ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका, और ये है एक दूसरा कंडक्टर, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। किससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करेंगे? यहां से देखने में पता चल रहा है, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेंगे और इससे कम इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करेंगे, क्योंकि ज्यादा एरिया है तो यहाँ पे क्या होगा? ऑब्स्टेकल कम होगा। यहाँ एरिया कम है तो ऑब्स्टेकल ज्यादा होगा। ये सेम वैसे ही है कि एक गैलरी है पतली और एक दूसरी बड़ी गैलरी है, दोनों में से सेम अमाउंट ऑफ हमें भीड़ को, मतलब पीपल्स को वहां से निकालना है, सेम नंबर ऑफ पीपल वहां से क्रॉस करेंगे। तो जो पर्सन जो वहां पे क्रॉस कर रहे हैं, अगर पतली गैलरी है उसमें से क्या होगा? धक्का मुक्की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू जो चौड़ी गैलरी है, तो उसमें क्या होगा? धक्का मुक्की कम होगी, तो उसमें इजिली निकल जाएंगे, और जो पतली गैलरी में धक्का मुक्की ज्यादा होगी तो उसमें निकलने में उनको टाइम लगेगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ रेजिस्टेंस कैसे वेरी कर रहा है? इनवर्सली। इट मींस एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कम हो जा रहा है, एरिया कम करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है। तीसरा फैक्टर होता है नेचर ऑफ मटेरियल, जो कि मैंने अभी पीछे डिस्कस किया था कि कॉपर जो होता है हैज लो रेजिस्टेंस
That's why it is used for making wires. कॉपर के पास लो रेजिस्टेंस होता है इसलिए उसको वायरिंग के लिए यूज किया जाता है। वहीं नाइक्रोम के पास क्या होता है, अगर एग्जांपल एक और ले तो नाइक्रोम के पास कैसा हाई रेजिस्टेंस है, इसलिए उसको हाई रेजिस्टेंस, इसलिए उसको क्या करते हैं हीटर की कोयलिंग के लिए यूज किया जा रहा है। इसके पास हाई रेजिस्टेंस है नाइक्रोम के पास। ठीक है, तो ये बेसिकली तीन फैक्टर है जिसके ऊपर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब इन दोनों, अब यहाँ से हमारे पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। जब इनको अरेंज करेंगे, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन में ए, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट लगेगा, यहाँ कांस्टेंट लगता है रो। अब यहाँ से एक और टॉपिक हमें मिल गया कि रो क्या है। तो रो क्या है यहाँ पे, या तो इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, या इसका दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। राइट, तो नया टॉपिक मिल गया रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि आर इक्वल्स टू एक नया कॉन्सेप्ट बनाया रो एल बाय ए। तो इस कॉन्सेप्ट में काफी न्यूमेरिकल्स आते हैं, काफी केसेस आते हैं, तो उसको हम करेंगे आगे, इसी लेक्चर में आगे चलेंगे धीरे धीरे, तो वहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इस पे। उससे पहले एक बार इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, अब नया टॉपिक मिल गया हमें रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब इसकी जो डेफिनेशन है ना वो थोड़ी सी अजीब है। अजीब मींस इसकी जो डेफिनेशन है न्यूमेरिकली पे डिपेंड करती है। न्यूमेरिक ये कह सकते हैं कि डेफिनेशन है कैसे, देखिए फॉर्मूला होता है आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए। कंडीशन ये है कि कंडक्टर है जिसकी लेंथ है 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर स्क्वायर होने के लिए। इसको जब पुट करेंगे यहाँ तो हो गया 1 फन, कट गया 1 से, तो आर इक्वल्स टू रो। क्लियर, आर इक्वल्स टू क्या आ गया रो। तो डेफिनेशन वही है, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ दैट मटेरियल हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, यूनिट एरिया ऑफ आएगा क्रॉस सेक्शन, या मिस प्रिंट हो गया, मिस टाइपिंग हो गया, ये जाएगा क्रॉस सेक्शन। क्लियर, इसको यहाँ पे ठीक कर लेंगे, तो काट देते हैं। अब यहाँ से अगर फॉर्मूला बनाए रो की, तो रो की वैल्यू आ जाएगी आर ए बाय एल। क्लियर, आर ए बाय एल। क्लियर यहाँ तक। चलिए अब इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट होती है ओम, इसकी होती है मीटर स्क्वायर, इसकी है, तो ये आ गया अपने पास ओम मीटर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी। अभी हमने रेजिस्टिविटी पढ़ा था। बेसिकली रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टेंस हो गया ना, एक तरह से प्रॉपर्टी होगी मटेरियल की कि वो कितना रेजिस्ट करता है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो हमने यहाँ पे तीन मटेरियल्स लिए हैं। फर्स्ट है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर तो हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। तो इसमें एक बीच में आ गया एक और सेमीकंडक्टर। अब अगर बात करें कंडक्टर की, तो उसके पास जो रेजिस्टिविटी होती है वो काफी लो होती है, इसीलिए उसके अंदर या उसके थ्रू जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली क्रॉस कर जाते हैं। वहीं इसके कंपैरिजन में अगर इंसुलेटर देखें तो रेजिस्टिविटी इतनी हाई होती है कि वो क्रॉस ही नहीं कर पाते इलेक्ट्रॉन्स। और सेमीकंडक्टर जो होता है वो इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी वाला एक मटेरियल होता है, इसलिए उसके पास जो रेजिस्टिविटी होगी वो मॉडरेट होती है। और ये इनकी रेंज होती है, जो कंडक्टर के अंदर रेंज होती है वो 10⁻⁻8 ओम से 10⁻⁻6 ओम रेजिस्टेंस होगा इसका। इस पे सेमीकंडक्टर पे होगा -6 से +4, जबकि इसके पास होगी 10⁴ से ज्यादा रेजिस्टेंस। तो ये इस बेसिस पे हम इसको क्या कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी को क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी मटेरियल को रेजिस्टिविटी के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इससे साफ पता चल रहा है कि जितनी लो रेजिस्टिविटी होगी उतना इजीली मटेरियल जो होगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, जितनी हाई होगी उतनी ही कम या फिर नहीं कर पाएगा वो कंडक्ट। राइट, चलिए
नेक्स्ट टॉपिक अपना डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। अब हमें ओम्स लॉ को डिड्यूस करना है, राइट। वो तो हम बना चुके हैं V इक्वल्स टू आई आर, वो तो डायरेक्टली एक स्टेटमेंट थी जो लॉ था उससे। अब हमें यहाँ पे ओम्स लॉ को डिड्यूस करना, अभी तक जो कॉन्सेप्ट पढ़े। अब हमने पढ़ा हुआ है कि जो VD होता है यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो होता है E टाउ बाय में M, राइट। ये होता है। और साथ साथ हमने पढ़ा है कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो आता है रिलेशन, वो आता है NEA VD। यहां से VD की वैल्यू पुट करेंगे, राइट। तो वैल्यू आ गई अपने पास NE² A E टाउ बाय M, राइट। अब E के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि E इक्वल्स टू होता है V बाय L, राइट। सेकंड चैप्टर में हमने किया है। तो E की जगह अगर ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, NE² A, तो V टाउ अपॉन में ML, यहाँ बच गया I, राइट। तो I को इधर ले आते हैं और सारी टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं, तो क्या आएगा, V अपॉन में I इक्वल्स टू, इधर गया तो ये बच गया ML अपॉन में NE² A इंटू टाउ, राइट। ये आ गया। अब एक, अगर हमने जो कंडीशन पढ़ी थी वहां पे ओम्स लॉ क्या कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर या सेम फिजिकल कंडीशन, तो फॉर फिक्स्ड टेम्परेचर M L N E A टाउ आर कांस्टेंट। तो किसी भी फिक्स टेम्परेचर के लिए ये सारी वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो V बाय आर की वैल्यू, V बाय आई की वैल्यू क्या आती है, हमेशा R के बराबर होता है। तो इट मींस V अपॉन में I इक्वल्स टू, हमारे पास जो रिलेशन आया है ML अपॉन में NE² A टाउ, ये किसके बराबर हो गया, R, राइट। V और V इक्वल्स टू हो गया IR, I इधर गया, तो यही क्या होता है, दिस प्रूव्स ओम्स लॉ। अब यहाँ से हमें एक चीज और मिल गई है कि R का एक नया कॉन्सेप्ट मिल गया इन टर्म्स ऑफ ML एंड E² A टाउ। तो वेयर R इक्वल्स टू ML एंड E² A टाउ, तो ये आ गया अपने पास R की वैल्यू, राइट। तो ML अपॉन में NE² A टाउ, क्लियर। यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, ओम्स लॉ भी बन गया और R का एक नया कॉन्सेप्ट भी आ गया, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब इस वैल्यूज को हम आगे रिड्यूस करते हैं। R इक्वल्स टू ML NE² A टाउ, और हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं R इक्वल्स टू रो L बाय A। अब अगर इससे ये कंपेयर करेंगे तो देखिए रो L बाय A से L बाय A कंपेयर होगा, तो यहाँ से रो की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास, आ रही है M अपॉन में NE² इंटू टाउ। तो यहाँ से रेजिस्टिविटी आ गया M अपॉन में NE² टाउ, क्लियर। तो दो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई और एक रेजिस्टिविटी की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ दीज फैक्टर्स, राइट। हम अभी तक रेजिस्टेंस जो पढ़ रहा था वो डायरेक्ट पढ़ा था R इक्वल्स टू रो L बाय A, लेकिन यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट मिला है R और रो की नई वैल्यूज, क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंडक्टेंस, राइट। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर के थ्रू कितना इजीली इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कर रहे हैं, वो उसकी कंडक्टेंस को डिफाइन करता है। या अगर इसकी मैथमेटिकली अगर हम डेफिनेशन देखें तो सिंपली रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, ठीक है। तो डिनोट करते हैं इसको G से, ये हो गया रेसिप्रोकल। और R की वैल्यू हमने निकाली थी ML अपॉन में NE² A, तो ये हो जाएगा NE² A टाउ अपॉन में ML। तो ये भी हम इसको लिख सकते हैं, क्लियर। इसकी ऐसा यूनिट होती है तो साइमंस लिख सकते हैं, ओम इनवर्स लिख सकते हैं, और ओम इनवर्स को हम लिख सकते हैं MHO, इनवर्स कर दो पूरा इसका अल्फाबेटिकली तो बन गया मो, राइट। तो ये इनके ऐसा यूनिट्स हो गए। तो कंडक्टेंस समझ में आया कितनी इजीली
रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट, कितना इजीली इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एंड से दूसरे एंड में किसी कंडक्टर में फ्लो कर रहे हैं, जबकि रेजिस्टेंस क्या होता है, उसको रेजिस्ट करना, तो उसका इनवर्स हो गया कंडक्टेंस। इसी से मिलता जुलता एक और टॉपिक है अपना कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी का अपोजिट, राइट। रेजिस्टिविटी में क्या होता है, उसका जस्ट अपोजिट, द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, राइट। तो कंडक्टिविटी क्या हो गया, कितना इजीली वो कंडक्ट कर रहा है उसी के, तो रेसिप्रोकल। और ये क्या आया था हमारे पास, ये आया था हमारे पास m अपॉन में n e स्क्वायर टाउ, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया n e स्क्वायर टाउ अपॉन में m। छोटी छोटी सी टर्म है, जनरली जो यूज होती है कई बार, SI यूनिट, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, या मो मीटर इनवर्स, या साइमन मीटर इनवर्स, तो ये इनकी SI यूनिट्स हो जाती है। क्लियर, बहुत छोटी छोटी सी टर्म्स है। अब आएगा इनमें रिलेशन निकालना हमें, J सिग्मा एंड E। J बोले तो करंट डेंसिटी, सिग्मा कंडक्टिविटी और E इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सब में क्या निकालना है हमें, रिलेशन। क्लियर, चलो रिलेशन निकालते हैं J का। J इक्वल्स टू हमने पढ़ा हुआ है I अपॉन में A। क्लियर, ये पढ़ा है J इक्वल्स टू I अपॉन में A, और I की वैल्यू क्या होती है अपने पास, NEA VD अपॉन में A अगर मैं करूंगा, राइट, तो यहां से अपने पास J की वैल्यू क्या आ गई, NEVD। क्लियर, NEVD, तो ये आ गया NEVD। अब VD की इक्वेशन होती है अपने पास E कैपिटल E टाउ बाय M, तो ये आ गया NE स्क्वायर E टाउ बाय M। क्लियर, और अगर हमें रेजिस्टिविटी की अगर वैल्यू पता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है अभी बताया था मैंने, रेजिस्टिविटी वो होता है M अपॉन में NE स्क्वायर टाउ, राइट। तो ये ध्यान से अगर कंपेयर करें M NE स्क्वायर टाउ, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, राइट। तो यहां से अपने पास J की वैल्यू क्या आ गई, E अपॉन में रो, एक तो ये आ गया, और प्लस हमने पढ़ा था सिग्मा इक्वल्स टू, अभी जस्ट पीछे 1 अपॉन रो, तो J इक्वल्स टू क्या आ गया, सिग्मा इंटू E। तो ये रिलेशन हमें यहाँ पे ड्राइव करना था, ये रिलेशन होता है करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में। करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और रेजिस्टिविटी में ये रिलेशन होता है। क्लियर, तो इससे कई रिलेशन हमें यहाँ पे मिलेंगे, चलिए नोट करो इसको। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। रेजिस्टिविटी, राइट, रेजिस्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, फिर से स्टार्ट करते हैं। I इक्वल्स टू NEA VD। क्लियर, यहां तक VD की वैल्यू फिर से पुट करेंगे, लेकिन इस टाइम हम पुट करेंगे म्यू E, राइट। VD की जगह हमने पुट कर दिया म्यू E, क्योंकि हमने पढ़ा था म्यू इक्वल्स टू होता है VD बाय में E। क्लियर, यहां तक हो गया। अब रेजिस्टिविटी बोल रहा है, इसको रेजिस्टिविटी की टर्म में हमें कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, राइट। अब अभी हमने पीछे पढ़ा था, अगर इस A को मैं इधर लेके आता हूं, तो ये आ गया NE म्यू E। क्लियर, NE म्यू, ये बन गया J, राइट। और J की वैल्यू अभी अभी जस्ट हमने निकाली है E की टर्म में, राइट, E अपॉन में रेजिस्टिविटी, तो ये आ गया NE म्यू E, E से E डिवाइड हो गया, तो 1 अपॉन रेजिस्टिविटी NE म्यू, और हमें रेजिस्टिविटी निकालना है तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो यहां से रेजिस्टिविटी आ गया 1 अपॉन NE म्यू। तो हमें रेजिस्टिविटी और इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी दैट इज म्यू के बीच में रिलेशन निकालना था, ये रिलेशन हमारे पास आ गया। सिंपली क्या करना है अपने पास जो आई का फॉर्मूला वो लिखा, VD की वैल्यू म्यू E, A को इधर लेके आया तो ये बन गया J, राइट, और J इक्वल्स टू हमने पढ़ा हुआ E बाई रो, जस्ट अभी जो पीछे हमने ड्राइव किया था। क्लियर है यहाँ तक,
उसके बाद ई से ई कैंसिल, 1/रो ये है तो रो क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल यानी इन्वर्स कर देंगे, हो गया। चलिए अब कर लेते हैं इन पे कुछ क्वेश्चंस, जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स करे इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने को बोल रहा है कि अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 1.5 ओम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू इट इन 1 सेकंड, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E इक्वल्स टू 1.6 into 10⁻⁹ कूलम। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझते वाले कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस है 3 वोल्ट का, जिसको अप्लाई कर रहे हैं किसी कंडक्टर पे और उसका रेजिस्टेंस है 1.5 ओम। तो जो पहले समझ में आया पर वो लिख लेते हैं, 3 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 1.5 ओम। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये निकालने हैं 1 सेकंड के अंदर, टाइम दे दिया है 1 सेकंड, जबकि जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे वो दे दिया है 1.6, सब कुछ दे दिया हमें। क्लियर है यहाँ तक? ये करना है। अब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है V इक्वल्स टू आई आर, और आर आई इक्वल्स टू होता है Q/T, राइट? पढ़ा हुआ है हमने। आई इक्वल्स टू चार्ज अपॉन में टाइम, और चार्ज इक्वल्स टू क्वांटाइजेशन से होता है Ne। तो V इक्वल्स टू Ne, यहाँ बच गया R, और हमें निकालना है ये N। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है अपने पास नया, N इक्वल्स टू V इंटू टी अपॉन में E इंटू R। अब ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्लियर? तो V की वैल्यू कितनी है 3, टाइम है 1, E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, R दे रखा है हमें 1.5। तो ये पॉइंट रहा है, ये आया 10, 3 के टेबल में 5 पे और ये 5 के टेबल में 2 पे, ये पॉइंट रहा है, ये आया 10, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे बनेगा 8, अब इसको डिवाइड करेंगे तो 8 बनता है 8, राइट? 2 0 बचेगा, 16 जाता है 2 पे, 4 बचेगा 5, ये तो हो गया कैंसिल। इसको ऊपर लेके आएंगे तो 10 की पावर 19, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 1.25 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स क्या है 1 सेकंड में फ्लो करेंगे, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द रिलैक्सेशन टाइम फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर इफ द डेंसिटी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन इज 8.4 into 10⁻28 per meter cube. The resistivity of copper at room temperature is 1.7 into 10⁻⁻8 ohm meter. Given mass of electron and charge on electron. क्या कर रहा है, हमें रिलैक्सेशन टाइम निकालना है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए, वो भी किसी कॉपर मेटल के लिए, कॉपर मेटल के लिए जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग पर क्यूबिक मीटर, तो दैट इज 8.4 into 10⁻28, ये मिल गया हमें। और रेजिस्टिविटी है हमारे पास कॉपर की 1.7 into 10⁻⁻8 ओम मीटर। मास दे रखा है अपने पास 9.11 into 10⁻31 kg, और चार्ज दे रखा है इलेक्ट्रॉन का 1.6 into 10⁻19 कूलम। तो ये अपने पास डेटा है और रिलैक्सेशन टाइम निकालना है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है कि रो इक्वल्स टू एम एन ई स्क्वायर टाउ, और हमें निकालना है टाउ। तो टाउ को इधर लेके जाओ, रिलैक्सेशन टाइम तो निकालना है एम एन ई स्क्वायर रेजिस्टिविटी। अब वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर कैलकुलेट कर देते हैं। तो एम है अपने पास एन, ई है, और रेजिस्टिविटी है। इसको सॉल्व कर देंगे तो वैल्यू आएगी लगभग 2.49 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड्स। तो बेसिकली ये इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ohm is drawn out so that its length is
increased by twice its original length, calculate its new resistance। तो देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है। क्वेश्चंस होता है इसमें बेसिकली ना, अपने को ध्यान रखना है कि हमने मटेरियल चेंज किया है या मटेरियल सेम है, ठीक है। जब भी होगा तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब इसमें क्या कह रहा है कि वायर है, उसका रेजिस्टेंस है 5 ओम, इनिशियल रेजिस्टेंस है 5 ओम, ठीक है। और उसको ड्रोन में उसको खींचा गया है, और खींचने के बाद उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है ओरिजिनल लेंथ से दो टाइम्स इंक्रीज हो रही है। इट मींस अगर इनिशियली लेंथ उसकी L है, क्लियर, तो नया रेजिस्टेंस निकालना है तो R2 हमें फाइंड आउट करना है, और L2 क्या हो रहा है कि जो ओरिजिनल लेंथ है उसमें दुगनी ऐड हो रही है, तो इट मींस वो 3L हो गया, राइट। L2 हो गया यहाँ पे 3L, क्लियर है यहाँ तक। चलिए L2 इक्वल्स टू 3L। अब मटेरियल चेंज नहीं किया यहाँ पे, यानी एक ही वायर है, उसी को यूज करते हैं, रेजिस्टिविटी दोनों की सेम रहेगी। तो जो रेजिस्टेंस होगा इनिशियली वो क्या होगा, R1 इक्वल्स टू रो L1 अपॉन में A1। तो R1 कितना आ गया, रो L बाय A, राइट। अब सेकंड रेजिस्टेंस की इक्वेशन बनानी है तो हमारे पास रो L2 है लेकिन A2 नहीं है। अब जब स्ट्रेच किया है तो इस केस में क्या होगा, जो मटेरियल है वो सेम है, मटेरियल सेम है तो मतलब उसका जो वॉल्यूम है वायर का जो पहले होगा खींचने के बाद भी उतना ही होगा, मटेरियल तो सेम ही यूज हुआ होगा ना, ऐसे थोड़ी कि खींचने पे उसका वॉल्यूम कम या ज्यादा हो जाएगा। तो वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम रिमेन्स सेम। अब वॉल्यूम होता है फॉर्मूला एरिया इनटू लेंथ, ऐसी जो इनिशियल वॉल्यूम है वो और फाइनल वॉल्यूम जो है वो इक्वल रहेगा। इनिशियल एरिया है A, लेंथ है L, ये है A2 और लेंथ है 3L, राइट। L से L डिवाइड, तो A2 कितना आ गया, A/3, क्लियर। तो यहाँ से R2 निकाल देंगे, R2 इक्वल्स टू रो L2 बाय A2, R2 रो L2 कितना है 3L, A2 कितना है A/3, क्लियर। तो ये आ गया रो L, ये 3 ऊपर जाएगा, 3 ऑलरेडी, तो 9 रो बाय A, दो इक्वेशन। अब हमने को R2 निकालना है तो R2 को डिवाइड कर देंगे R1 से, तो सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, तो 9 रो L बाय A, रो L किया गया A से A डिवाइड, रो L रो 9, तो R2 इक्वल्स टू क्या आ गया 9R1। अब R1 जितना भी है 5, तो आ गया ये 45 ओम, R1 आ गया 45 ओम, क्लियर। इसमें क्या हुआ था, दो गुना उसको इंक्रीज किया गया था, इंक्रीज मतलब पहले जितना था उसमें 2 गुना और ऐड कर दिया ट्वाइस ऐड। तो बस वॉल्यूम सेम रहेगा क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं हुआ, मटेरियल और वॉल्यूम सेम है तो उससे हमारे पास एरिया निकलेगा। तो ये बेसिकली इस इक्वेशन से सारा क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm is stretched to twice its original length, what will be its new resistivity and new resistance, क्लियर। क्या कह रहा है, इस बार थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट किया क्वेश्चन, हल्का सा चेंज है, ज्यादा फर्क नहीं है। पहला जो रेजिस्टेंस है वायर का वो है 10 ओम, ओरिजिनल लेंथ है इसकी L, राइट, एरिया है A, क्लियर। क्या कह रहा है, उस वायर को स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद जो नई लेंथ है वो दुगनी हो गई है, क्लियर। पहले क्या होता है, दुगनी इंक्रीज हो गई, इस बार सिर्फ 2 टाइम्स हुआ है, तो 2L, राइट। रेजिस्टेंस निकालना है R2। अब मटेरियल चेंज नहीं हुआ तो रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी, सिंपल सा, तो रेजिस्टिविटी रिमेन सेम, है ना। तो क्या कह रहा है, रेजिस्टिविटी रिमेन सेम, बिकॉज मटेरियल क्या है, चेंज नहीं है, सेम मटेरियल तो रेजिस्टिविटी भी सेम। अब R1 और R2, उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा कि वॉल्यूम भी क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑल्सो सेम, फिर से एरिया निकालना पड़ेगा।
तो एरिया 1 इंटू L1 और एरिया 2 इंटू L2। एरिया 1 है A, ये हो गया L, एरिया 2 फाइंड आउट करना और L2 है 2L, L से L गया तो एरिया 2 आ गया A/2, यानी हाफ आ गया ओरिजिनल एरिया का। क्लियर? अब निकालते हैं। तो देखिए R1 इक्वल्स टू रो L1 बाय A1, तो रो L बाय A। सिमिलरली R2 इक्वल्स टू रो L2 बाय A2। L2 कितना है 2 टाइम्स, A2 कितना है हाफ, कितना हो गया ये 4 रो L बाय A, ये हो गया R2। फिर से R2 को R1 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर? तो R2 हमने यहाँ लिया, R1 यहाँ लिया, R2 की वैल्यू है 4 रो L बाय A, इसकी वैल्यू है A अपॉन रो L, तो रो L ये गया, A से A गया, तो R2 इक्वल्स टू 4 R1, R1 है 10, तो 4 इंटू 10, तो R2 आ गया 40 ओम। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है, मिलता जुलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। कह रहा है अ वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम, इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ हाफ ऑफ इट्स लेंथ, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस। सेम क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, पहले एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 16 ओम, ठीक है, उसको मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद उससे एक नई वायर बनाई है, और वो जो नई वायर है वो पहली वाली वायर का हाफ है लेंथ में, यानी अगर पहले लेंथ L थी और एरिया A था, तो नई लेंथ कितनी हो गई है हाफ। क्लियर? अब क्या होगा कि सेम मटेरियल को पिघलाया, उसी से बनाया, तो ये मैथ्स में भी पढ़ते थे मेंसुरेशन, तो इसका वॉल्यूम क्या रहेगा सेम, वॉल्यूम सेम रहेगा, तो A1 इंटू L1 इक्वल्स टू A2 इंटू L2। A1 क्या है A, L1 हो गया L, A2 फाइंड आउट करना है हमें, और L2 है L/2, L से L गया, तो A2 जो है वो 2 टाइम्स हो गया A के, राइट। और हमें क्या निकालना है न्यू रेजिस्टेंस, वायर का न्यू रेजिस्टेंस। क्लियर? चलिए, तो R1 हो गया रो L1 A1 रो L बाय A, R2 आ गया रो L2 बाय A2, L2 है L/2, L/2 और A2 है 2 टाइम्स, तो ये आ गया R2 सिंपल अपने पास रो L/4A। क्लियर? R2 निकालना है, डिवाइड कर देते हैं इसको, तो R2 बाय R1, R2 क्या है रो L/4A, ये आ गया A अपॉन में रो L, तो R2 कितना आ गया R1/4, और R1 कितना है अपने पास है, R1 है 16, 16 बाय सिंपल सा आ गया ये 4 ओम, R2 आ गया 4 ओम और R1 था 16, 16 से 4 ओम नया रेजिस्टेंस आ गया। अब क्या कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस में, कितने परसेंट का चेंज आया, तो पहले चेंज इन रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं फिर परसेंटेज, है ना। अब चेंज इन रेजिस्टेंस कैसे निकालें, पहले ज्यादा था बाद में कम है, तो इनिशियल माइनस फाइनल, राइट। तो चेंज इन रेजिस्टेंस तो क्या होगा R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 कितना है, तो R1 माइनस R2 ये हो गया 16 माइनस 4, तो ये आ गया 12। क्लियर? अब क्या कह रहा है परसेंट चेंज इन रेजिस्टेंस, कितना होगा ये
ये होगा जो चेंज होके आया हमारे पास, और अपॉन में इनिशियल इंटू में 100, ये आया है 12, नीचे है 16 इंटू में 100। ठीक है, 4 के टेबल में 3 पे, 4 के टेबल में 4 पे, ये जाएगा 25, 25 इंटू 3, तो ये आ गया 75% इसके रेजिस्टेंस में चेंज हो गया है। क्लियर? तो पहले के कंपैरिजन में जो चेंज हुआ रेजिस्टेंस है वो हुआ है 75% का। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट करें। A copper wire is stretched to increase its length by 10%. Calculate the percentage increase in resistance. एक कॉपर वायर है, उसको खींचा है, खींचने के बाद उसकी लेंथ में 10% का इंक्रीमेंट हुआ है, राइट? तो परसेंटेज चेंज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। इनिशियली रेजिस्टेंस हमने मान लिया R1 है, ठीक है, और लेंथ है L1 इक्वल्स टू L मान लिया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए L1 इक्वल्स टू आ गया अपने पास L, और A1 इक्वल्स टू हो गया A, तो L2 कितना आ गया 10% L प्लस L, इंक्रीज हो गया ना, 10% क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया है। क्लियर? तो 10 अपॉन में 100 L प्लस L, तो ये आ गया 100, सिंपल सा। यहाँ तो आ गया 10L और यहाँ आ गया 100L। क्लियर? तो ये आ गया 110 और L अपॉन में 100, 0 से 0 गया, तो ये आ गया 1.1L। तो L2 आ गया, या इसको L1 भी ले सकते हैं, ठीक है, इतने टाइम्स। तो ये सिंपल आ गया L2 बाय L इक्वल्स टू 1.1। क्लियर है यहाँ तक? लेंथ का तो रिलेशन आ गया अपने पास, अब रह गया रेजिस्टेंस का, लेकिन एरिया का भी नहीं पता है। क्लियर? अब एरिया निकालेंगे हम लोग, तो चलिए फिर से वही, वॉल्यूम तो सेम रहेगा क्योंकि इसको स्ट्रेच किया गया है, तो वॉल्यूम सेम है, तो A1 L1 इक्वल्स टू A2 L2। A1 क्लियर, L1 कितना है L, A2 नहीं पता, और L2 कितना है 1.1 ऑफ L, ये रहा। क्लियर? L से L खत्म, तो A2 कितना आ गया, इक्वल्स टू आ गया A1 अपॉन में 1.1। ठीक है, ये इक्वेशन हाईलाइट कर देते हैं, ये यूज हो गया हमारे। अब आ रहा है रेजिस्टेंस, तो पहले हमारे पास R1 होना चाहिए, देन R2 होना चाहिए, फिर उसको हम इंक्रीज निकालेंगे, राइट? तो R1 कितना आएगा, सो L1 A1, जो क्या हो गया, ठीक है, A1 लिया, चलो A1 ही ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं सर। ठीक है, तो ये तो आ गया अपने पास रो L अपॉन में A1, और R2 आ जाएगा अपने पास रो L2 अपॉन में A2। क्लियर? इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो रो L2 की वैल्यू आई थी 1.5 L, इसकी वैल्यू आई थी A2 की A1 बाय 1.1, तो ये 1.1 ऊपर जाएगा तो स्क्वायर हो गया, तो ये आ रहा है 1.1 का स्क्वायर रो L अपॉन में A1, तो ये आ गया R2। क्लियर? तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आई थी, और एक हमने ये R2 को R1 से डिवाइड कर देते हैं, तो 1.1 स्क्वायर रो L अपॉन में A1, इधर आ गया क्या रो L, और इधर आ गया A1, A1 से A1, रो L से रो L, तो R2 बाय R1 आ गया अपने पास 1.1 का स्क्वायर। ठीक है, अपने को निकालना है इंक्रीज। इंक्रीज कैसे होता है, कोई भी वैल्यू जो है वो इंक्रीज कैसे होगी, यानी पहली वैल्यू कम रही होगी, बाद में कोई भी वैल्यू जब बढ़ जाती है तो उसको कहते हैं हम इंक्रीज। डिक्रीज तब होता है जब हमारे पास इनिशियल वैल्यू के कंपैरिजन में जो फाइनल वैल्यू कम होती है, तो उसे डिक्रीज कहते हैं। इट मींस इसमें R2 बड़ा होगा और R1 कम हो गया होगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया, बस यहाँ तक नोट कर लीजिए, R2 बाय में R1 इक्वल्स टू 1.1। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं
इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, तो कैसे होगा R2 माइनस R1, और इसे परसेंटेज लगा देते हैं तो अपॉन में क्या आएगा R2 इंटू में अपॉन में R1 इंटू में 100, अपॉन में ओरिजिनल होता है ना, परसेंटेज हो गया, परसेंटेज ही निकालना है। तो ये हो गया, सेपरेट कर देते हैं R2 बाय में R1 माइनस R1 अपॉन R1 1, राइट, और इंटू में 100। अब R2 बाई में R1 देखिए, R2 बाई में जो R1 की जो वैल्यू आई है वह ये बराबर 1.1 का स्क्वायर, राइट, तो ये आ गया 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। 1.1 का स्क्वायर है 11 का स्क्वायर होता है 121, स्क्वायर और पॉइंट है तो यहाँ लग गया माइनस 1 इंटू 100। 1.21 में से 1 माइनस करेंगे तो 0.21 इंटू 100, 0.21 इंटू 100 आ गया 21%, तो 21% उसमें क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू वायर्स A and B of equal masses and same metal are taken. The diameter of wire A is half the diameter of wire B. If the resistance of wire A is 24 ohm, calculate the resistance of wire B. ठीक है, क्या कह रहा है, दो वायर है A और B जिनका मास क्या है, दोनों का मास इक्वल दे दिया जो कि हमने M ले लिया है, राइट, और सेम मटेरियल है। सेम मटेरियल का मतलब क्या है यहाँ पे कि इनका रेजिस्टिविटी डेंसिटी सब सेम होगी, है ना, सेम मटेरियल है। तो वायर ए का जो डायामीटर है यानी डायामीटर ऑफ ए इज हाफ द डायामीटर ऑफ बी, डायामीटर ऑफ बी, क्लियर, ए का डायामीटर जो है वो बी से हाफ है, तो इसका रेडियस कितना होगा 2, और इसका रेडियस कितना होगा, ये 2 ऑलरेडी, 2 से 2 खत्म, तो रेडियस का भी ये रिलेशन आ जाएगा ना, सिंपल सा, है ना, रेडियस क्या आ गया। अब पहले इसका रेजिस्टेंस जो है ए वाले का वो है 24 ओम। अब यहाँ पे लेंथ नहीं दे रखी है, मैं चेंज कर दिया क्वेश्चन थोड़ा, ट्विस्ट, लेंथ नहीं, अब तक लेंथ से रिलेटेड मिल रहे थे, अब लेंथ नहीं है, तो बी का रेजिस्टेंस निकालना है, तो कैसे करेंगे, तो जैसा कि हमें पता है कि मास ए और बी का मास इक्वल है ना, तो मास क्या बोला है, ए और बी का मास क्या है, इक्वल है। मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये होता है मास का फॉर्मूला। वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया, एरिया कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर ए इंटू लेंथ ऑफ ए, डेंसिटी हमने ले ली डी, दोनों की सेम रहेगी, ये हो गया पाई आर बी स्क्वायर इंटू एल बी इंटू हो गया डेंसिटी, अब डेंसिटी से डेंसिटी डिवाइड, 5 से 5 डिवाइड, राइट। अब किसी के भी की टर्म में निकाल लेंगे यहाँ वैल्यू, तो यहाँ से अपने पास आ रहा है एल ए अपॉन में एल बी इक्वल टू आ रहा है आर बी अपॉन में आर ए, और स्क्वायर हमने ले लिया कॉमन, राइट। आर बी जो है, अब इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो एल बी अपॉन में एल ए इक्वल टू आर ए अपॉन में आर ए जो था वो आर बी का हाफ है, तो आर ए को हम यहाँ पुट कर देते हैं, आर बी बाई 2, यहाँ ऑलरेडी आर बी है, स्क्वायर ये कट गया, तो ये हो गया 1/4, तो एल बी अपॉन में एल ए इक्वल टू आ गया 1/4, राइट। तो यहाँ से लेंथ का भी रिलेशन हमारे पास आ गया है। अब कह रहा है कि रेजिस्टेंस निकालना है, लेंथ आ गया है, रेजिस्टेंस निकालना है, तो निकालें, कैसे निकलेगा, फिर से आर ए इक्वल टू रो एल ए अपॉन में एरिया, सॉरी रो गलत बन गया, रो एल ए अपॉन में एरिया, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर ए, क्लियर यहाँ तक। चलिए ये हो गया, फर्स्ट इसको पुट कर लेते हैं, दूसरा हो गया आर बी रो एल बी अपॉन में पाई
आर स्क्वायर बी। यहाँ तक दोनों को पुट करेंगे, बी की निकालनी है तो आर बी अपॉन में आर ए। आर बी की वैल्यू आ रही है रो एल बी अपॉन में पाई आर स्क्वायर बी इंटू पाई आर स्क्वायर ए अपॉन में रो एल ए। रो से रो खत्म, पाई से पाई डिवाइड हो गया। एल ए एल बी और एल ए को एक तरफ कर लेते हैं तो एल बी अपॉन में एल ए इंटू आर ए अपॉन में आर बी एक तरफ हो गया, राइट। एल बी बाई एल ए है अपने पास आ गया था 1/4। आर ए बाई आर बी, आर ए बाई आर बी अगर हम निकालेंगे यहाँ से तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, आर ए की वैल्यू है आर बी बाई 2 पुट कर देते हैं, सिंपल। ठीक है, एक बार इतना हो गया, इसको नोट कर लीजिए एक बार। क्लियर। एल बी बाई एल ए, एल बी बाई एल ए है अपने पास 1/4। आर ए है आर बी बाई 2 और ये हो गया ऑलरेडी 2 नीचे था अपने पास, 2 था नीचे ऑलरेडी, नहीं ओनली आर बी था आर बी। आर बी से आर बी कैंसिल, एक हो गया तो 1/4 इंटू 1/4 कितना हो गया 16। यहाँ था आर बी अपॉन में आर ए। क्लियर। और आर ए की वैल्यू अपने को दे रखी है 24। क्लियर, ये दे रखी है अपने को 24। तो आर बी इक्वल्स टू 1/16 इंटू आर ए, ये हो गया 1/16 इंटू 24। चलिए 8 के टेबल पे जा रहा है 3 पर, ये जा रहा है 2 पर, 3/2 1.5 ओम। तो R2 आर बी आ गया अपने पास। तो बी वाले रेजिस्टेंस का जो रजिस्टर था, जो मटेरियल था, वो मतलब जो भी वायर था उसका आ गया 1.5। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, on applying the same potential difference between the ends of a wires of iron and copper of the same length, the same current flows in them, compare their radii, specific resistance of iron and copper respectively this। क्या कर रहा है, दो वायर है, ठीक है, एक तरफ हमने ले लिया आयरन और एक तरफ ले लिया हमने कॉपर। क्लियर है। इसके अंदर क्या है, पोटेंशियल सेम है तो V पोटेंशियल दोनों के पास हो गया। ऑफ आयरन कॉपर सेम लेंथ, दोनों की लेंथ सेम हो गई, करंट सेम हो गया, राइट। इनके रेडियाई कंपेयर करना है, जबकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसके लिए जो दे रखा है वो है आयरन के लिए 1.5 10⁻⁷ ओम मीटर, इसको फर्स्ट मान लिया और इसको हमने मान लिया सेकंड, 1.6 10⁻⁸ ओम मीटर। रेडियाई कंपेयर करना है। क्लियर है यहाँ तक। अब कैसे करेंगे तो देखिए, V और I सेम है, L सेम है। V इक्वल्स टू ओम्स लॉ से होता है IR, V अपॉन में I इक्वल्स टू होता है R। अगर V और I सेम है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सेम, क्योंकि V और I जब दोनों ही सेम है तो वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट। तो इट मींस क्या हो गया अपने पास कि जो RA है और RB है वो क्या हो गया, इक्वल। क्लियर। अब RA इक्वल्स टू होगा ρ1 रो L बाय A। अब A कैसे निकलेगा, तो पाई R1 स्क्वायर इक्वल्स टू ये होगा ρ2 L पाई R2 स्क्वायर। L से L कैंसिल, से ये कैंसिल, ठीक है। अब जिसके भी टर्म में आपको निकालना है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट बाय सेकंड करेंगे, तो इसको इधर ले जाते हैं और तो आ गया अपने पास R1 अपॉन में R2 का स्क्वायर, ये इधर गया, ठीक है, ये इधर गया और ये नीचे आ गया, ये आ गया ρ1 बाय ρ2, स्क्वायर हो जाएगा तो रूट R1 बाय R2 इक्वल्स टू अंडर रूट ρ1 बाय ρ2। अब रह गई इनकी वैल्यूज कर देते हैं सब्स्टिट्यूट, आंसर आ जाएगा अपने पास। ρ1 1 इंटू 10⁻⁻7 1.0 है, ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁸। क्लियर। -7 -8 पावर माइनस होगी तो ये +8 ये हो जाएगा, देखिए -7 -8
जो कि हो जाएगा -7 प्लस 10, ओनली 10 बच गया यहाँ आ गया 10, नीचे आ गया 1.6 यानी 16, ऊपर जाएगा तो एक और 10। क्लियर? जो कि क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट होता है 10 और इसका स्क्वायर रूट होता है 4। इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 2 पॉइंट, 4 के टेबल पे 2 पे जाएगा 8, राइट। फिर 2 0 बचेगा 5, तो r क्या था अपने पास, R1/R2 आ गया अपने पास 2.5, तो ये हो जाएगा R1/R2 = 2.5। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कह रहा है कि होलो सिलेंडर ऑफ लेंथ L and radii A and B is filled with a material of resistivity rho and is connected to a battery of EMF E through an ammeter as shown in figure. Find the current through ammeter. कह रहा है ये क्या है, ये एक फिगर में दे रखी है, इसका जो रेडियस है सिलेंडर का, ये इसको कलर चेंज करते हैं पहले, ये जो है ये रेडियस दे रखा अपने को A और यहां से यहां तक है B, EMF E से कनेक्ट किया हुआ, रो इसका ये हो गया, तो हमें करंट निकालना है। तो पहले सबसे पहले देखिए, अब इसमें और कुछ तो समझ में नहीं आ रहा, तो पहले हम इसमें एक एलिमेंट लेते हैं, तो एक ये सिलेंड्रिकल एलिमेंट ले लिया, राइट, जिसका रेडियस हो गया x और ये जो थिकनेस है ये हो गई dx, इसका रेजिस्टेंस हो गया dr। क्लियर? ये हमने कि मान लिया, क्योंकि जब अभी तक कुछ है नहीं और बस एलिमेंट ले लिया, इस एलिमेंट में ये हो गया, इसकी थिकनेस dx हो गई, ठीक है। अब रेजिस्टेंस इक्वल्स टू अपने पास कॉन्सेप्ट होता है R इक्वल्स टू रो L बाय A, तो dr कितना होगा, रो थिकनेस है इसकी dx, एरिया लेंथ यानी 2πx इंटू इसकी क्या कर देंगे हम, 2πx इसकी क्या हो गई है थिकनेस इंटू L, तो ये बन गया एरिया, है ना, बन गया 2πRL, इसका पूरा एरिया बन गया। अब ये आ गया dr, अगर r निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, dr का इंटीग्रेशन। अब dr का इंटीग्रेशन करते हैं, रो dx 2πx इंटू L, रो dx 2πL इंटू 2πx अपॉन में L हो गया, ठीक है। अब आता है लिमिट, लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, A से लेके B तक पे निकालना है हमें, A टू B, तो dx का इंटीग्रेशन होगा बस, बाकी सब बाहर, तो रो अपॉन में 2πL बाहर dx बाय, अब 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x, तो रो 2πL ये हो गया log x, लिमिट्स A टू B। अब लिमिट पुट करेंगे एक बार, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, चलिए लिमिट पुट करते हैं, रो अपॉन में 2πL, तो ये आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log A माइनस log B क्या होता है, log A अपॉन में B, तो रो अपॉन में 2πL, तो ये आ गया log B बाय A, यहाँ से क्या आया R। अब ओम्स लॉ कहता है V इक्वल्स टू IR, ठीक है, तो V की जगह क्या है यहाँ पे, E इक्वल्स टू IR, तो I इक्वल्स टू हो गया A बाय R, R की वैल्यू ये निकल गई, E दे रखा है, तो E अपॉन में R की वैल्यू पुट कर देंगे, रो ये 2πL चला जाएगा ऊपर इंटू 2πL, राइट, और ये आ जाएगा log E B बाय A, तो ये आ गया हमारे पास करंट की वैल्यू, तो ये हो जाएगा इस केस में करंट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा था स्पेस बिटवीन टू concentric conducting spheres of radii A and B is filled with the medium of resistivity rho, the resistance between the two spaces will be, मिलता जुलता क्वेश्चन है ना। क्या कह रहा है कि दो स्फेयर है, ठीक है, इनके बीच क्या है, एयर फिल है, ठीक है। अब क्या है कि स्पेस बिटवीन टू concentric conducting spheres of radii, यानी अगर इसका रेडियस A है और इसका रेडियस B है,
और उसके बीच में भरा हुआ रेजिस्टिविटी रो है, जो मटेरियल भरा हुआ है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ हम ले लेते हैं एलिमेंट जिसकी थिकनेस हो गई dx, बिल्कुल सेम अभी तक जैसे क्या है, और रेजिस्टेंस हो गया इसका dr, और इसका जो इसकी रेडियस हो गया x। सेम स्टार्ट करेंगे, dr इक्वल्स टू, कैसे स्टार्ट किया था वहाँ, रो dx, अब तो इसका एरिया होता है 4 पाई एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो हो गया रो डी, चलो ये तो हो गया, dx तो निकल गया, dr, और r निकालना है तो हमें dr का इंटीग्रेशन। तो dr का इंटीग्रेशन करते हैं, रो dx अपॉन में 4 पाई एक्स स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक है लिमिट, a टू b। तो रो अपॉन में 4 पाई आ गया बाहर, रो अपॉन 4 पाई, तो एक्स स्क्वायर ऊपर आ गया dx। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो कर देते हैं रो अपॉन में 4 पाई x की पावर माइनस वन अपॉन में माइनस वन, लिमिट आ गया a टू b, ये माइनस बाहर ले लेते हैं, तो माइनस रो अपॉन में 4 पाई, ये हो गया 1 अपॉन x। अब लिमिट क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, एक बार अपर लिमिट, तो 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए, माइनस अंदर जाएगा तो ये सब चेंज हो जाएगा, रो अपॉन में 4 पाई, क्या हो जाएगा, एक बार ये आ गया आगे और ये आ गया, तो ये आ गया रेजिस्टेंस 4 पाई अपॉन में a माइनस बी, 4 पाई अपॉन में a माइनस बी, ये रहा ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो गया है। क्लियर? तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जो बेसिकली था रेजिस्टेंस पे डिपेंड। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे टॉपिक कवर करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।